आदरणीय ओपी साहब इस पूरे अनुष्ठान के साथ पहले ही दिन से बहुत गहरे विश्वास के साथ जुड़े हैं और पतंजलि योगपीठ परिवार के एक अभिभावक की तरह हैं। आज ये केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश तो प्रतीकात्मक है। हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश के साथ में देश के करीब 9 स्टेट्स के अंदर एक साथ आज ओपन मार्केटिंग की शुरुआत हो रही है लखनऊ की इस ऐतिहासिक धरती से। चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे जम्मू कश्मीर है, चाहे वो हिमाचल है या राजस्थान है, ये जो है सभी तक की बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ सब जगह खुले बाजार में उत्पाद धीरे धीरे उपलब्ध होने शुरू हो गए हैं। तो जो हम जा रहे हैं ये एक तरह से प्रतीकात्मक औपचारिक शुरुआत है। अनौपचारिक रूप से कार्य रामनवमी से ही प्रारंभ हो चुका था और इस माह के अंत तक अर्थात अप्रैल महीने के अंत तक केरल और तमिलनाडु को छोड़कर के पूरे हिंदुस्तान भर में पतंजलि के ये स्वदेशी उत्पाद उपलब्ध होने शुरू हो जाएंगे। तो आदरणीय ओपी साहब, कथानक है देश में कि भाई चारों तरफ से लूट मची हुई है। एक तरफ विदेशी कंपनियों के लूट का षड्यंत्र, दूसरी तरफ भ्रष्ट राजतंत्र, तीसरा जटिल शासन तंत्र और चौथा कुटिल व्यापार तंत्र। करप्ट कॉर्पोरेट्स, कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स और जो भी उसके अंदर कार्यपालिका के अंदर ऐसे लोग जो अपने कुकृत्य से देश को हर रोज बदनाम करते हैं। इसके साथ साथ देशी विदेशी षड्यंत्र, इस सब ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है वहां की अर्थव्यवस्था, और भारत की आधी से ज्यादा अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यदि विदेशी कंपनियों का कब्जा होता है तो यह देश के वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। देश की मात्र अर्थव्यवस्था के लिए ही नहीं, देश की सुरक्षा के लिए भी। आज चीन भारत के अलग अलग सेक्टर्स में 20 से 50% कब्जा कर चुका है। दीपावली हमारी है, लेकिन उस पर करीब करीब 80%, 90% जो लाइटिंग प्रयोग हो रही है वो विदेशी है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, माता सीता, हमारे सभी गुरु, वो सब हमारे, देवी देवता हमारे, गणेश जी हमारे, लेकिन उनकी प्रतिमाएं, उनके चित्र बनकर के आ रहे हैं चीन से। आज भारत की अर्थव्यवस्था यदि करीब 200 लाख करोड़ रुपए की है तो चीन की अर्थव्यवस्था करीब 500 लाख करोड़ रुपए की है। उसका कारण है वो अपना निर्यात प्रतिदिन बढ़ाता जा रहा है, पूरे विश्व के बाजार में छाता जा रहा है। औसत पूरी दुनिया के बाजार में 20 से 50% चीन का कब्जा है। हम कहां खड़े हैं, यह आत्मावलोकन करने की भी आवश्यकता है। तो मैं कह रहा था, देश की सुरक्षा के लिए भी विदेशी कंपनियों का विस्तार जिस तरह से भारत में हो रहा है वो बहुत खतरनाक है। देश के लोगों से झूठ बोला गया, विदेशी कंपनियां यहां पर पूंजी लेकर के आती हैं। अभी भी एफडीआई के नाम पर केंद्र सरकार हाय तौबा मचा रही है, जबकि हकीकत कुछ और ही बयां करती है। हकीकत यह है कि हमारे देश में यदि हम एफडीआई की बात करें तो जो केंद्र सरकार के सर्वे हैं, इकोनॉमिक सर्वे हैं, वो ये कहते हैं कि भारत में 1,40,00,000 रिटेलर्स हैं और उसमें 6.5 यही मात्र ऑर्गेनाइज हैं, बाकी 93.5 ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। पूरे देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा
हमारी टोटल सेल्स का करीब 44% वो रिटेल मार्केट से आता है। अभी ये रिटेल मार्केट करीब 22,50,000 करोड़ रुपए का है, जो आने वाले 8 से 10 वर्षों में करीब 50 लाख करोड़ रुपए का होने वाला है। अब ये सारा का सारा बाजार विदेशी कंपनियों को सौंपने की तैयारी है। इस पूरी प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से करीब 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इन विदेशी कंपनियों के आते ही, अर्थात रिटेल मार्केट में एफडीआई के आते ही कम से कम तुरंत लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एक सीधा सा प्रश्न है, जब पैसा हमारा, दिमाग हमारा, दुकान हमारी, दुकानदार हमारे, ग्राहक हमारे, उपभोक्ता, उस सामान को बनाने वाली भी हमारी फैक्ट्रियां, सामान सब हमारे, फिर नाम विदेशी कंपनियां विदेशी क्यों? कोई भी विदेशी कंपनी पूंजी लेकर के आती है, यह 99% झूठ है। मैंने इसका सर्वे करवाया आज से करीब 90 साल पहले से। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी जो करीब 90 साल पहले हिंदुस्तान में आई, वो 24 लाख रुपए मात्र लेकर के आई थी। आज जो उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है, उनके अनुसार उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 82,605 करोड़ रुपए है। हर वर्ष उनका जो टर्नओवर है वो 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। कोलगेट, जिसको टूथपेस्ट के रूप में हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, कोलगेट पामोलिव जो कंपनी है, वो मात्र 1.5 लाख रुपए लेकर के आई थी। 1.5 लाख रुपए में तो कहा गया था कि लाख टकिया कार मिल जाएगी, वो भी नहीं मिल पा रही है। 1.5 लाख रुपए जो कंपनी लेकर के आई, आज उसका आर्थिक साम्राज्य 13,330 करोड़ रुपए तो खुद एक्सेप्ट करते हैं, और करीब 2,500 करोड़ रुपए उसका वार्षिक टर्नओवर है। विदेशी कंपनियां पूंजी लेकर के आती हैं या तकनीकी लेकर के आती हैं, विदेशी कंपनियां निर्यात को बढ़ाती हैं, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती हैं, विदेशी कंपनियां रोजगार को बढ़ाती हैं। इस तरह के झूठ बोल करके इस पूरे देश को लूटा गया, और अब तक भी हम लूट रहे हैं। अब कोका कोला, पेप्सी बनाने में कौन सी तकनीकी यूज होती है? टमाटर की चटनी बनाने में, आलू के चिप्स बनाने में कौन सी तकनीकी प्रयोग में आती है? जो हमारे घरों में टमाटर की चटनी बनाई जाती है, जो मुझे आज ही रेनू बहन ने बना करके खिलाई, मैंने तो कभी विदेशी कंपनियों की नहीं खाई, लेकिन लोग घर में चटनी बनाते थे, चाहे वो मिर्च की बनाते थे, पुदीना की बनाते थे, हमारे यहां राजस्थान में उधर दूसरी तरफ कचरी की चटनी बनाते हैं, वो चटनी और ताजा चटनी, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं। जो आप सॉस, टमाटो सॉस जो बाजार से लेकर के खाते हैं, नाम उसका किसान है, लेकिन है वो विदेशी। मैं बात ये कहना चाहता हूं कि हमें अपने देश को अब चारों तरफ से बचाना है। विदेशी कंपनियों के लूट का षड्यंत्र ये बहुत बड़ा खतरा है भारत के वर्तमान और भविष्य के लिए। और इसी तरह से ये जो पूरा दूसरा राजनैतिक तौर पर जो भ्रष्टाचार है, उसने तो इस देश को दिवालिया बना दिया है। भू संपदाओं की लूट, टैक्स मनी जो हम देश के डेवलपमेंट के लिए देते हैं, उसकी लूट, हर काम के बदले दाम। कहां जाएगा हिंदुस्तान जब फौज के सुरक्षा के लिए खरीदे जाने वाले साजो सामान में भी भ्रष्टाचार घुस जाए? सेना और सत्ता का शिखर, जिसको हम प्रधानमंत्री कार्यालय कहते हैं, या दो पर तो कम से कम भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। माना कि सृष्टि के आदिकाल से थोड़ी बहुत अनीति, अधर्म, पाप, शोषण, अन्याय रहा है, लेकिन भाई कम से कम सत्ता के शिखर को तो पवित्र रहने दो, सेना को तो पवित्र रहने दो। सेनाओं में कितनी आस्था है भारतवासियों की, यह हमने हर वक्त देखा है। जब जब हमारे दुश्मन देशों ने हम पर आक्रमण किया, तो मां, बहन, बेटियों ने अपने जेवर तक उनको दे दी। और आज तो जिस तरह की बातें सुबह से चल रही हैं, वो देश के लोगों के मन में एक अज्ञात भय, एक खौफ, एक डर पैदा करती है कि सरकार और सेना
दोनों में जिस तरह से तकरार दिखाई दे रही है, उससे भारत की तकदीर और तस्वीर धुंधली से नजर आती। और यह आंतरिक विषय तो जो है सो है, उसके बारे में तो सरकार गंभीरतापूर्वक सोचेगी, क्योंकि यह बहुत संवेदनशील मामला है। लेकिन यदि चीन ऐसे जैसे लूट रहा है, अभी व्यापार के नाम पर जो लूट मची हुई है, उससे तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। जो ये शाम से विरोध है शाश्वती का, सदियों से भारत के साथ विरोध प्रकट आए हैं, ऐसे विरोध प्रकट करने वाले देश ताकतवर हो रहे हैं और भारत कमजोर हो रहा है। हमें सोचना होगा। चारों तरफ से देश लूटा जा रहा है, तबाह बर्बाद हो रहा है, और जो लूटने वाले गुनहगार हैं, लूट के लिए जो जिम्मेदार है, वो कहते हैं नहीं तो देश तो ठीक चल रहा है। पीछे जब कोयला घोटाले की बात आई तो बोले ये घोटाला नहीं, ये तो घाटा है, ये तो मिसमैनेजमेंट है। तो तुम करते क्या हो सुबह से शाम तक? 44 लाख करोड़ रुपए का तो नॉन रिजर्व है कोयला का, उसमें 50 बिलियन टन कोयला जिसकी कीमत करीब 200 लाख करोड़ रुपए की है, उसको कौड़ियों के भाव दे दिया गया। जो 10,67,000 करोड़ रुपए के घाटे की बात की गई, घोटाले की बात की गई, वो तो सरकार को इतना और ज्यादा मिल सकता था जो नहीं लिया। एक्चुअल जो कोयला था वो 200 लाख करोड़ रुपए का, तो 200 लाख करोड़ का घोटाला है वो हकीकत में। कौन कहता भारत देश दरिद्र है? हमने मान लिया कि हम तो विदेशी कंपनियों के सहारे ही चलेंगे इस देश को, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर, चाहे कोको कोला पेप्सी है, ये सारी, चाहे वो आईटीसी है, चाहे तमाम कंपनियों की हमने लिस्ट बनाई तो पाया ये कंपनियां एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, करीब। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने देश को सदियों तक लूटा, गुलाम बना करके रखा। आज तो 5,000 से ज्यादा विदेशी कंपनी हिंदुस्तान को लूटती हैं। कैसे बचेगा हिंदुस्तान? इसलिए महात्मा गांधी ने संकल्प दिया था, स्वदेशी का मंत्र दिया था, विचार दिया था, एक आह्वान किया था, और उसको एक अनुष्ठान की तरह देश में फैलाया था। और अंग्रेजों के नमक के बहिष्कार से लेकर के उस स्वदेशी का अभियान शुरू हुआ, लेकिन हमारी सरकारों ने उसको खादी तक ही समेट। जो स्वदेशी के नाम पर इस देश में खादी को सम्मान मिला, वो जिस दिन हिंदुस्तान में बनी हुई हर वस्तु को मिलना शुरू हो जाएगा, उस दिन भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा। एक बहुत बड़ा सत्य और तथ्य मैंने आपके बीच में आंकड़ों के साथ कहा है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। और इस विदेशी कंपनियों की लूट के षड्यंत्र से देश को बचाने के लिए, और खाली पतंजलि के उत्पादों को ही नहीं, हमने जो स्वदेशी और विदेशी की लिस्ट अपने वेबसाइट से लेकर के, अपने योग संदेश पत्रिका से लेकर के, अपने पूरे संगठन और संस्थान के माध्यम से जो प्रचारित की, उसमें सभी भारतीय कंपनियों को सम्मिलित किया गया है। और मैं ऐसा मानता हूं वैयक्तिक तौर पर कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ काम करना ही मात्र देशद्रोह नहीं है। अज्ञानता में विदेशी वस्तु, विदेशी विचार, विदेशी संस्कृति, सभ्यता, विदेशी मूल्य और आदर्श, इनको अपनाना, ये भी मैं कहता हूं इसको, ये साइलेंट एंटी नेशनल एक्टिविटी है। ये ऐसी गतिविधियां जो अंदर अंदर चल रही है, और मैं इसको देशद्रोह की संज्ञा देता हूं। और आज करोड़ों लोगों से हमने ये संकल्प कराया कि हम अपने जीवन में 100% स्वदेशी का प्रयोग करेंगे। अपवाद रूप में जो देश में नहीं बनती वस्तु, उसी का ही विदेशी का उपयोग करेंगे। एक बहुत बड़ा संकल्प पूरे देश में उठा है। इस स्वदेशी के अभियान से मात्र वस्तु ही नहीं, विचार, संस्कृति, सभ्यता, मूल्य और आदर्श जुड़े हैं। महात्मा गांधी जी, जिन्होंने एक हिंद स्वराज के नाम से एक पुस्तक लिखी, इसमें बार बार कहा है और हमें आगाह किया है, जो हमारे भारतीयों के मन में एक कुंठा पैदा हो गई है कि जो भी अच्छा है वो विदेश से आया है और जो बुरा है वो अपना है। महात्मा गांधी जी इसके ठीक विपरीत कहते हैं। वो कहते हैं ये पाश्चात्य, ये विदेशी अपसंस्कृति, ये शैतानी चांडाल सभ्यता
जहां नहीं पहुंची है, वहां का हिंदुस्तान आज अच्छा है, उनके सामने आप ये विदेशी संस्कृति सभ्यता की ढोंग की बातें करेंगे तो वो आपकी हंसी उड़ाएंगे। उस पर न तो अंग्रेज राज करते हैं, न ये विदेशी कंपनियां राज कर सकेंगी। हमें हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति नीति को मजबूत करने की है। पश्चिम की सभ्यता का झुकाव अनीति को मजबूत करने की ओर है, इसलिए मैंने उसे हानिकारक कहा है। पश्चिमी सभ्यता निरीश्वरवादी है, नास्तिकतावादी है। हिंदुस्तान की सभ्यता में ईश्वर को हम सर्वोपरि मानते हैं। यूं समझकर, ऐसी श्रद्धा रखकर हिंदुस्तान के हित चिंतकों को चाहिए कि वे हिंदुस्तानी संस्कृति, सभ्यता, जीवन शैली, विचार, आदर्श और मूल्यों को ऐसे ही संजो के रखें जैसे बच्चा अपनी मां से चिपका रहता है, वैसे अपने स्वदेशी संस्कृति, सभ्यता और विचार से हम चिपके रहे। ये महात्मा गांधी के विचार थे। अब महात्मा गांधी जी तो यहां तक कहते थे कि अंग्रेज इस देश में रहना चाहें तो रह सकते, लेकिन हिंदुस्तानी बन करके। अंग्रेज अपनी सभ्यता के साथ यह रहना चाहेंगे तो उनके लिए हिंदुस्तान में जगह नहीं है। माने ऐसी जिनके मन में संकल्पना थी अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने मूल्यों और आदर्शों को लेकर के, वो कहते थे पश्चिमी सभ्यता को निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए, तब ये सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। उन्होंने बार बार कहा कि अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और सभ्यता सर्वोपरि है। हमें अपनी सभी भाषाओं को उज्जवल, शानदार बनाना चाहिए। हमें अपनी भाषा में ही शिक्षा लेनी चाहिए। इसकी क्या मायने हैं, यह इसे ज्यादा समझने के लिए आवश्यकता नहीं है। जो अंग्रेजी पुस्तकें काम की हैं, उनका हमें अपनी भाषा में अनुवाद करना होगा। बहुत से शास्त्र सीखने का दंभ और वहम हमें छोड़ना होगा। मेरा कहने का तात्पर्य, महात्मा गांधी जी बार बार कहते थे कि जो है, हमें ये जो विदेशी अपसंस्कृति है, इससे हिंदुस्तान को बचाना होगा सब तरह से। तो हमने केवल वस्तु परक नहीं, पूरे विचार परक इस स्वदेशी को स्वीकार किया और इसको गांव गांव तक लेकर के जा रहे हैं। महात्मा गांधी जी कहते थे, हम अंग्रेजों से द्वेष नहीं करते, लेकिन जो अंग्रेजियत इस देश में आ गई है उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। वर्ष 2012 विक्रम संवत 2069 के हमारे दो सबसे बड़े लक्ष्य हैं। एक, स्वदेशी के संकल्प को 6,38,365 गांव तक लेकर के जाना और एक वर्ष के भीतर भीतर कम से कम 1 लाख से ज्यादा स्वदेशी केंद्र खोलना। और हम इस लक्ष्य में बहुत जल्दी ही कामयाब हो जाएंगे। स्वदेशी प्रचारकों के माध्यम से, पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और स्वदेशी के संकल्प के साथ, सेवा के संकल्प के साथ उनको निरोगी, निर्व्यसनी बनाने के साथ साथ, उनको एक सच्चा इंसान बनाने के साथ साथ, सच्चा देशभक्त हिंदुस्तानी बनाने के साथ साथ, गांव गांव में काले धन, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन करने वाले कार्यकर्ताओं का समूह तैयार करना। यह काम रामनवमी से प्रारंभ हो चुका है और एक तरफ सेवा और दूसरी तरफ आंदोलन। ये दोहरी भूमिका के साथ, दोहरे दायित्व के साथ लाखों नहीं करोड़ों वो कार्यकर्ता जो मुझसे हृदय से प्रेम करते हैं, वो सब इस काम में लग चुके हैं। और आंदोलन भी साथ साथ चलेगा, सेवा भी साथ साथ चलेगी। और जब तक देश के अंतिम व्यक्ति तक ये स्वदेशी का संकल्प नहीं पहुंच जाएगा और भारत का लूटा हुआ करीब 400 लाख करोड़ रुपए वो वापस मिल जाएगा और आगे से करीब 10 से 20 हजार लाख करोड़ रुपए की तो भू संपदाएं हैं, उनको ना लूटे ये बेईमान लोग। इसका इंतजाम जब तक नहीं हो जाएगा, जब तक ये भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा और भ्रष्ट व्यवस्था नहीं खत्म होगी, तब तक स्वामी रामदेव और उससे प्रेम करने वाले और देश से प्रेम करने वाले लोग अब चुप नहीं बैठेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। यह अभियान ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जब हमने स्वदेशी की बात की तो कुछ लोगों ने प्रायोजित तरीके से प्रचार किया
कि पतंजलि के उत्पाद, दिव्य फार्मेसी के उत्पाद, और पतंजलि और दिव्य फार्मेसी से तो बाद में बोलते हैं बाबा के उत्पाद महंगे हैं, जैसे बाबा कोई फैक्ट्री हो। लेकिन एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी ये सूचनाएं डाली हुई हैं और कोई भी ये अभी भी ये सूची ले सकता है। हमने विदेशी कंपनियों के साथ अपनी तुलनात्मक सूची प्रस्तुत की है और पूरे देश के गांव-गांव तक इसको लेकर के जा रहे हैं। जो विदेशी कंपनियां इस देश के अंदर साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट से लेकर के हमारे रोजमर्रा की चीजें बनाती, उनसे लेकर के सारी औषधियों की सूची प्रस्तुत की है। हमारे औषधियों के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो महर्षि चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी आदि जो ऋषियों ने जिस प्रक्रिया की बात की है, जिस शुद्धता गुणवत्ता की बात की है, प्रामाणिकता की बात की, उसी शुद्धता गुणवत्ता और प्रामाणिकता के साथ औषधियां बनाते हुए 30% से लेकर के ये सभी औषधियां 1647% सस्ती हैं। ये कोई भी देख सकता है, पूरी तथ्यों और प्रमाणों के साथ में इस बात को कह रहा हूं। औषधियां 30 से लेकर के 1647% सस्ती, और जो रूटीन प्रोडक्ट्स हैं, डेली रूटीन लाइफ में जो हम प्रयोग करते हैं, मसालों से लेकर के नमक, आटे से लेकर के साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट तक, ये 44% से लेकर के 766% सस्ती हैं। दुनिया में कोई ऐसा संस्थान नहीं जो इतना सस्ता और इतना अच्छा उत्पाद उपलब्ध कराता हो। इसलिए हम कहते हैं यह हमारी विशुद्ध रूप से सेवा है। और एक खास बात, क्रिया से जो भी कुछ लाभांश मिलता है उसका 100% उपयोग राष्ट्र की सेवा में होता है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए 1 रुपए का भी इस्तेमाल न श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी करते हैं, न बाबा रामदेव करता है। तो ये वही संकल्प है जो महात्मा गांधी ने शुरू किया था, स्वदेशी का। लेकिन महात्मा गांधी जी जब स्वदेशी की बात करते हैं तब हम उनको राष्ट्रपिता का खिताब देते हैं। लखनऊ की एक बेटी ने ये प्रश्न पूछ के यद्यपि सरकार को उलझन में डाल दिया कि उनको ये सम्मान, ये खिताब कैसे और कहां दिया गया था, लेकिन ये देश के लोगों के दिलों में उनके प्रति एक सम्मान है। जब वो स्वदेशी का काम करते हैं तो हम उनको राष्ट्रपिता का सम्मान देते हैं। हम राष्ट्रपुत्र होकर के जब इस स्वदेशी का काम करते हैं तब हमारे ऊपर बहुत तरह की टिप्पणियां की जाती हैं, लेकिन हम टिप्पणियों की परवाह नहीं करते और इस स्वदेशी के काम को प्राणार्पण से हम आगे बढ़ाएंगे। और जैसे अंग्रेज इस देश से 15 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे भाग करके गए थे, ऐसे इन विदेशी कंपनियों को खदेड़ के भारत से बाहर भगाएंगे। विदेशी कंपनियों ही नहीं, ये विदेशी कंपनियां खाली उत्पाद ही नहीं बेचती, अब एक बहुत बड़ी अपसंस्कृति वहां का कचरा भी लेकर के आती हैं, जो बहुत बड़ा खतरा है हिंदुस्तान के लिए। और बस मैं एक बात और इसके साथ कहता हुआ अपनी बात पूरी करता हूं। स्वदेशी के अभियान में स्वदेशी धन भी है, स्वदेश का धन। काला धन FDI, काला धन गरीबी और बेरोजगारी, काला धन महंगाई, काला धन भ्रष्टाचार, काला धन अवैध हथियार, नक्सलवाद, माओवाद, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स और सब काले धंधे, अनैतिक कामों के मूल में ये काला धन इलीगल माइनिंग, काला धन और सोना, काला धन और देश की सुरक्षा, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये काला धन हिंदुस्तान को मिल जाए तो हिंदुस्तान में गरीबी रहेगी ही नहीं, महंगाई रहेगी ही नहीं, 50 साल तक टैक्स नहीं देने पड़ेंगे, हर चीज आधी दाम में मिलनी शुरू हो जाएगी। पेट्रोल में आग लगी पड़ी है, वो 70 की बजाय 30 से 35 रुपए में पूरे हिंदुस्तान को मिलना शुरू हो जाएगा। ये देश का पैसा देश में आने से हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, सर्विसेज में, इंडस्ट्री में इतना डेवलपमेंट होगा कि हमें खाद्यान्न बाहर से नहीं लाने पड़ेंगे, हमें चीनी बाहर से नहीं लानी पड़ेगी। जो लाखों टन तेल जो बाहर से ला रहे हैं, पाम ऑयल जैसा घटिया तेल, वो हमें बाहर से नहीं लाना पड़ेगा। सब क्षेत्रों में हम स्वावलंबी बन जाएंगे, सुरक्षा से लेकर के देश के हर सेक्टर में। तो एक बहुत बड़ा संकल्प है। अब तक सन्यासी केवल ब्रह्म तत्व की बात करते थे, हमने जब ब्रह्म तत्व के साथ अर्थ तत्व की बात की तो तरह तरह के प्रश्न उठे और हमने उसका प्रामाणिकता से जवाब ही नहीं दिया।
उसको तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, पूरी व्यवहारिकता के साथ समझाया। क्योंकि अर्थव्यवस्था से लेकर के शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था से लेकर के देश की सभी व्यवस्थाओं के ऊपर बात करना, उनकी आलोचना करना और वैकल्पिक व्यवस्था देने की बात करना, यह कोई बच्चों का खेल नहीं है, यह कोई अनाड़ीपने का काम नहीं है। हमने इसको पूरी प्रामाणिकता के साथ किया है, आगे भी करते रहेंगे। एक्सपोर्ट का कार्य अभी भी चल रहा है और यूके, यूएसए, कनाडा सहित लगभग यूरोप के काफी कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में, नेपाल में और भी गल्फ कंट्रीज में भी पूरी प्रामाणिकता के साथ ये निर्यात भी शुरू हो चुका है बड़े पैमाने पर। आगे इसको और विस्तार दिया जाएगा और शायद हो सकेगा तो बहुत जल्दी ही एक यूनिट स्पेसिफिक एक्सपोर्ट के लिए ही तैयार कर दी जाएगी। जब भ्रष्ट, बेईमान, गद्दार लोग मिलकर के देश लूट सकते हैं तो अच्छे लोग मिलकर के देश को बचा क्यों नहीं सकते। इसलिए सभी देशभक्त लोग, सभी देश की भलाई के लिए काम करने वाले, जन आंदोलनों के माध्यम से संघर्ष करने वाले लोग और वो जन आंदोलन सब मिलकर के ही काम करेंगे। इसलिए गांव से ले जिले, गांव, जिला और प्रांत से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर हम एक आंदोलन समिति अलग से ही गठित कर रहे हैं। उसमें सभी लोगों को और सभी संगठनों को सम्मिलित किया जाएगा। आदरणीय अन्ना हजारे साहब भी हमारे साथ पूरी प्रामाणिकता के साथ इस अभियान में रहेंगे। बाबा ने जन्म से लेकर के आज तक ना 1 रुपए, ना 1 कौड़ी की चोरी की और ना कोई हेरा फेरी की। इसका सबसे बड़ा प्रमाण देश के ज्ञात इतिहास में किसी संस्थान और किसी साधु के पीछे इतनी जांच एजेंसियां नहीं लगाई गई जितना आचार्य बाक्षण और बाबा रामदेव के पीछे लगाई। लेकिन अब जांच एजेंसियों को पीछे लगाना, नोटिस भेजना, यह उनका काम है। लेकिन क्या एक भी आरोप वो सत्यापित कर पाए? और इतने बेसिर पैर के झूठ बोलते हैं बेईमान, माने शर्म को भी शर्म आ जाए। अब एक झूठ ऐसे फैलाते हैं प्रायोजित तरीके से कि पतंजलि की गाड़ी बिना बिल के पकड़ी गई। 200 गाड़ियां, 4 यूनिट है, 4 यूनिट में ये सब उत्पाद तैयार होते हैं और एक सेंट्रल बिलिंग के लिए गोदाम बनाया, वहां हर महीने 200 से ज्यादा गाड़ियां जाती हैं और वो गाड़ी वहां जा रही थी, उसके पास पूरे कागज है। हमने केस किया उसके ऊपर कि ऐसे झूठ प्रचारित करके क्यों बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये पेपर है, ये सारे प्रेस और मीडिया को भी हमने उसको उपलब्ध कराया। तो बिना सिर पैर के झूठे आरोप षड्यंत्र के तहत ये लगाते जा रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान भी देख रहा है। हम तो कहते हैं ये जितना हमें सताएंगे उतना ही इस देश के लिए शुभ होगा। थोड़ी देर के लिए हमें धैर्य रखना होता है, हम उसको रखे हुए हैं। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और भगवान करे ये ऐसे रोज रोज ये काम ऐसे ही करते रहें जिससे कि ये अभियान और ज्यादा ताकत के साथ आगे बढ़ता रहे। पिछले कुछ दिनों से प्रायोजित तरीके से एक झूठ को प्रचारित किया जा रहा है कि पतंजलि आयुर्वेद एवं दिव्य फार्मेसी के उत्पाद महंगे हैं, जबकि हकीकत यह है कि हमारी औषधियां 30 से लेकर 1647% तथा रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग आने वाले रूटीन प्रोडक्ट 44 से 766% सस्ते हैं। हम आपके लिए पूरे तथ्यों एवं आंकड़ों के साथ पूरी जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। पूरे विश्व में व्यापार के नाम पर अत्याचार करने वाली विदेशी कंपनियां यदि अपने साबुन, शैम्पू, क्रीम, लोशन, जेल, पाउडर व टूथपेस्ट आदि में नाम मात्र भी जड़ी बूटी मिला देती है, जैसे आंवला, एलोवेरा, नीम, तुलसी, हल्दी, चंदन आदि कोई भी जड़ी बूटी मिला देती है, तो उस उत्पाद प्रोडक्ट का सामान्य साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट आदि की तुलना में कम से कम 5 से 10 गुना अधिक कर देती है। जबकि हमने अपने एक एक उत्पाद में 10 से लेकर 20 अत्यंत लाभकारी शुद्ध जड़ी बूटियों को भरपूर मात्रा में अपने उत्पादों में डाला है। और उसके बावजूद हमारे सभी हर्बल कॉस्मेटिक्स व फूड सप्लीमेंट्स विदेशी कंपनियों के केमिकल से निर्मित उत्पादों से भी
औसतन 30% सस्ती हैं। यदि इतनी जड़ी बूटियों के साथ ये विदेशी कंपनियां अपनी ये उत्पाद बनाती हैं, तो वो 500 से 1000% अर्थात 5 से 10 गुना मूल्य पर उपलब्ध कराती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां आदि के बिना जड़ी बूटी के केवल अप्राकृतिक व कई बार जहरीले खतरनाक केमिकल से बने हुए उत्पादों के साथ पतंजलि आयुर्वेद के 13 से 15 जड़ी बूटियों व नैसर्गिक पदार्थों से युक्त उत्पादों की तुलनात्मक मूल्य सूची नीचे दी जा रही है। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा, होवे कफन स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। जो गाँव में बना हो और गाँव में खपा हो, जो गाँव में बना हो और गाँव में खपा हो, जो गाँव को बसाए, जो गाँव को बसाए, वह गाँव है स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी। आयुर्वेद की जिन कंपनियों के साथ हम तुलनात्मक सूची प्रस्तुत कर रहे हैं, ये विदेशी कंपनियां नहीं हैं, परंतु कोई भी विदेशी कंपनी आयुर्वेद की इन औषधियों का निर्माण नहीं कर रही है। इसलिए हमें स्वदेशी कंपनियों के साथ ये तुलनात्मक सूची प्रस्तुत करनी पड़ रही है, जिससे कि प्रायोजित तरीके से जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि आश्रम की औषधियां महंगी है, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो सके। यहाँ तुलनात्मक मूल्य सूची प्रस्तुत की जा रही है, जिससे आप हमारे सेवा कार्य का आर्थिक मूल्यांकन कर सकें। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा, होवे कफन स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा, होवे कफन स्वदेशी। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा मन स्वदेशी। परम